सुप्रभात बच्चों। तो मैंने तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रानी लक्ष्मीबाई कविता को पढ़ाया। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे सबको मैंने बता दिया। सत्तावन कृपान अंग्रेज, इस तीनों का वर्ण विक्षेपण करना है। जैसे ब्रिटिश हुआ, ब्रिटिश है ना, हाँ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में ब्री तो और तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। वो में र लगा हुआ है, आधा र, इसलिए र में हलंत दिए। उसके बाद हर्ष में ईकार लगा हुआ है तो ई दिए। तो व्री हो गया, व र ई, ये तीन वर्णों के मिलने से व्री हो गया, ब्री ब्री। उसके बाद टी है तो ट और ई के मिलने से टी हो गया, ट और हर्ष पर ई के मिलने से टी हो गया। और तालाबे श में अ लगा हुआ है, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हो गया। ठीक है। उसके बाद 57 है, 57। एक शब्द है 57, तो 100 में अ है, जो भी बीच में कोई वर्ण आएगा जो आधा होगा उसमें अ नहीं लिखना है, ये आधा तो लिख दीजिए, फिर पूरा तो लिखिए। आ लिखिए, व लिखिए, अ लिखिए और न लिखिए और अ लिखिए। 57 स अ स त त आकार ता सत्ता, ब में अ है तो ब न, 57। ये वर्ण विच्छेद हो गया, मतलब तोड़ तोड़ करके वर्णों को अलग अलग पार्ट में
बांट देना। यही हुआ वर्ण विच्छेद। ठीक है। अब जैसे दूसरा है एक कृपाण। कृपाण तो ये हो गया क र ई प आ न अ। ये कृपाण हो गया। इस प्रकार से आपका वर्ण विच्छेद बना। ठीक ना। अब आइए अगले चैप्टर अब्दुल हमीद। लेकिन अगला चैप्टर आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं वीरांगना के विषय में, वीर पुरुष के विषय में कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ। ये जो झांसी की रानी ये जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी वो 1857 में चमक उठी। सन 57 में और तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 की यह बात है। एक वीरांगना नारी होकर उम्र भी अभी उसका ज़्यादा नहीं है, मात्र 23 वर्ष का उम्र है। 23 वर्षों की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में जितना वह पराक्रम दिखा करके चली गई, शायद उतना कोई नहीं कर सकेगा। एक और वह विपत्ति का शिकार बनी हुई है। अभी नई नई शादी हुई है उसकी, और उसके हस्बैंड जो है मर जाते हैं। कितना बड़ा विपत्ति उसके माथे पे आ जाता है। तो एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति भी आ जाती है।
विपत्ति से विपत्ति जाती भी है और विपत्ति पर विपत्ति आती भी है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी में यहाँ एक बात लिखी हुई थी कि विपत्ति से विपत्ति जाती है और विपत्ति से विपत्ति आती है। ये दोनों बात हो सकती है, विपत्ति पर विपत्ति जाती है और विपत्ति पर विपत्ति आती है। एक विपत्ति तो ईश्वर ने उन्हें दिया जो उनके पति को उससे छीन लिया, और दूसरा विपत्ति अंग्रेजों ने उस पर डाल दिया। अंग्रेज का सोच था कि यही गोल्डन टाइम है, झांसी के राजा अब रहे नहीं इस पृथ्वी पर, अकेली अबला नारी क्या कर पाएगी, इसलिए अच्छा अवसर है उस पर चढ़ाई कर दो। लेकिन ऐसा आसानी से सोच अंग्रेज़ों के लिए बहुत महंगा पड़ा। यद्यपि बाद में अंग्रेज़ों को सफलता मिली, लेकिन जितना सरलता से वह सफलता लेना चाह रहा उतना सरलता से उसे सफलता नहीं मिली। काफ़ी युद्ध हुआ, काफ़ी लड़ाई हुई, लक्ष्मीबाई कितने अंग्रेजों को घायल कर पुनः बैरन वापस होने के संकेत दिया। कितने सैनिक लड़ाई में घायल हुए, कितने मारे गए, लेकिन जब चारों ओर से लक्ष्मीबाई घिर जाती है तो यह असमंजस में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा पराक्रमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बलिष्ठ हो, लेकिन जहाँ चारों ओर से घिर जाता है वहाँ वह मजबूर हो जाता है कि नहीं? बजरंगबली बहुत बलिष्ठ थे, लेकिन जब लंका के चारों ओर से उन्हें उस जंगल में, वन में, अशोक वाटिका में चारों ओर से घेर लिया, तब वो मजबूर हो गए और उन्हें लोग बंधक बना लिया। यहाँ भी लक्ष्मीबाई के साथ यही परिस्थितियाँ आई कि चारों ओर से वह घिर चुकी थी। रास्ते में अगर नाला नहीं होता तब तो ये बाजी मार लेती, लेकिन नाला के कारण नया घोड़ा था, अड़क गया और वह नाला को छलांग लगाने में असमर्थ हो गया। चारों ओर से लक्ष्मीबाई अपने शत्रु से घिर गई, फिर भी वहाँ आत्मसमर्पण वह नहीं की। आत्मसमर्पण करती तो हो सकता था कि उसकी प्राण रक्षा हो जाती, लेकिन वह टूटना जानती थी, झुकना नहीं जानती थी। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं,
अपने झांसी की आज़ादी को जीते जी मिटा सकते नहीं। ये धारणा एक लक्ष्मीबाई में थी और यही कारण था कि चारों ओर से घिरे हुए शत्रुओं से भी वहाँ भी वह वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ती है और घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाती है तो पुनः नहीं उठती है। वह शेरनी दहाड़ मारते हुए जमीन पे गिरती है तो सदा के लिए गिर जाती है। अब उसकी सवारी घोड़ा नहीं रही, अब चिता उसकी सवारी हो गई है। अब चिता पर वह बैठेगी और वहीं से वह स्वर्ग लोक को जाएगी। इस घोड़े का क्या विषाद है कि घोड़ा पर चढ़कर कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? घोड़ा हाथी पर चढ़ करके कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है और वह स्वर्ग से अवतरित हुई थी, इसलिए अपना जितने दिनों का उसको नाटक करना था उतना दिन का वो नाटक करके और चली जाती है। तो इस प्रकार इससे हमें क्या, इस कहानी, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कोई भी कहानी, कोई भी कविता प्रेरणादायक होता है, उसको इसलिए पढ़ाया जाता है जो उस कहानी से जो प्रेरणा मिलती है, उस कविता से जो प्रेरणा मिलती है, उससे तुम प्रेरित हो और उस मार्ग पर चल के तुम भी अपना नाम को रोशन करो, अमर करो। यही प्रेरणा हमें मिलती है। तो झांसी की रानी शीर्षक कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर सबसे बड़ा कर्तव्य है तो राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। समझे कि नहीं? मानव की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, समझ गए कि नहीं? इसलिए हमें मानव की सेवा करनी चाहिए और अपने देश की भी सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति की सेवा करना चाहिए, समझे कि नहीं? हमें मानव की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए और देश की सेवा करने के लिए जो भी विघ्न बाधा आता है, साहसपूर्वक हमें उस विघ्न बाधा का सामना करना चाहिए। कभी भी उसके नज़दीक आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके नज़दीक उससे इस मामले में समझौता नहीं करना चाहिए
चाहे हमारी जान रहे अथवा जाए, ये मृतलोक है, इस पर सबको एक दिन मरना ही है। तो क्यों ना हम अपना कुछ कृति करके ही चले जाएं, जो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाए और मेरा नाम अमर हो जाए। ऐसे आप कुछ नहीं कीजिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, रहिएगा, सब चीज़ कीजिएगा और सो जाइएगा, फिर कल होकर के उठिएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में रोज रोज 1,00,000-2,00,000 व्यक्ति मरते हैं, उससे भी ज़्यादा मरते हैं और जन्म भी लेते हैं। अब कल्पना करो कि 1,00,000 व्यक्ति अगर मरता है रोज, तो हम उस लाखों व्यक्ति का नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन वहीं भगत सिंह की फांसी लगी तो मैं भी जानता हूं, मेरे पूर्वज भी जानते थे और मेरे आने वाले संतान भी भगत सिंह को जानेंगे। भगत सिंह को जिस दिन फांसी पड़ी थी उस दिन तो बहुत से लोग मरे थे। ऐसे ऐसे उम्र के हिसाब से उनको लोग कहाँ याद करता है? भगत सिंह को क्यों याद करता है? चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों याद करता है? महात्मा गांधी को लोग याद करता है, जवाहरलाल नेहरू को लोग याद करता है। तो जो महापुरुष थे, जो अपना कुछ कृति करके गए, उनका नाम अमर हो गया। आज न कल तो उनको मरना ही था, लेकिन वो कृति करके लक्ष्मीबाई, ठीक है, 50 वर्ष मान लो ये और जिंदा रहती, ठीक है, ये अंग्रेजों की दास्तान स्वीकार कर लेती। अंग्रेज इससे समझौता करने के लिए गया था, कहा था कि देखो तुम एक राज की रानी हो, तुम्हारा विशेष खर्च होता है, $5,000 महीना में तुम ले लिया करो। तुमको खर्च करने के लिए $5,000 कम नहीं हुआ उस ज़माने में, है ना। और तुम एक नारी हो, पूरे पृथ्वी पर तुम कैसे अधिकार चलाओगी, पूरे झांसी की रक्षा तुम कैसे कर पाओगी? इसलिए तुम इन राजपाट को छोड़ दो, ठाठ पूर्वक मैं जो $5,000 दूंगा उसी में तुम खाओ पियो, ठाठ बाट से रहो, रानी के तरह रहो। मैं भी तुम्हें रानी ही बना करके रखूँगा कि तुम जो रानी है तो तुम झांसी की रानी रहोगी, लेकिन बाहरी अधिकार हम लोगों का रहेगा, अंदर से तुम्हारा अधिकार झांसी पर रहेगा। तुम रानी हो, रानी रहोगी, और भी $5,000 भी तुम्हें देंगे, लेकिन इस राजपाट से तुम मुक्त हो जाओ। अगर यह बात सोचती तो उसको बहुत सम्मान भी मिलता अंग्रेजों के द्वारा, खूब पैसे मिलते उसके हर महीने में, खूब खाती पीती आराम से रहती। उसको तो न पत्नी थी न बाल बच्चे थे, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर वो 50 वर्ष भी और जीती तो आज जिस झांसी की रानी के बारे में तुम पढ़ रहे हो, आज उस झांसी की रानी के बारे में तो तुम नहीं पढ़ता क्या? नहीं ना पढ़ता। तो यही बात है कि झांसी की रानी से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। अब आपका 10वां पाठ तो बहुत नज़दीक आ गया है। अब आपको इसके बाद 10वें पाठ पढ़ना है, अब्दुल रहीम पढ़ के आइएगा। आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित कर देना चाहता हूँ, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। धन्यवाद।